हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है हमारा दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अब जो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको जो टॉपिक करवाया दैट इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें आपके 3 पोर्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि उसका नेचर क्या है, साइंस है या फिर आर्ट है। उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि मतलब किसके बारे मतलब क्या हम सब्जेक्ट मैटर लेके चलते हैं, किस कैसे मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल आता है आपका। देन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की आपकी स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। अब ऑब्वियस है कि हर एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, ठीक है। मतलब अगर तो वो चीज़ बेस्ट है तो वो वर्स्ट भी हो सकती है, अगर उसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो लिमिटेशंस भी हो सकती है। मतलब हर चीज़ें की कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। बट लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज में फ़र्क होता है। लिमिटेशंस मीन्स कि वो चीज़ सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीज़ों तक लिमिटेड है, मतलब उसको हम फर्दर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और डिसएडवांटेज होता है कि मतलब उसके बुरे प्रभाव। तो यहाँ हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे इसका सबसे मेन वन है दैट इज़ स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अब ये तो ऑब्वियस है, इसका लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब न्यूमेरिकल डाटा हो, मतलब नंबर्स हों आपके पास। क्वालिटेटिव जो फैक्ट्स होते हैं उसको स्टैटिस्टिकल में यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे लाइक बोल रहे वो ऑनेस्टी या फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियटिज्म, जस्टिस, मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्वालिटी है किसी पर्सन की। तो उस बेसिस पर हम क्या है स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज एग्जांपल लो कि जैसे ए फर्म है और बी फर्म है, ठीक है। जो ए जो है आउटपुट प्रोड्यूस करता है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की उसकी आउटपुट, और बी प्रोड्यूस करता है 80,000। चाहे बी की क्वालिटी जो गुड्स की क्वालिटी वो ज़्यादा हो, बट अगर हम उनको डेटा बेसिस पर देखें तो हम क्या ये सोचेंगे कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन कौन क्रिएट करता है, ए ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर तो ये स्टैटिस्टिकल की लिमिटेशंस होती है बेसिकली, तो जिससे हमें समटाइम्स क्या होते हैं कि रियल रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब जैसे देखा जाए तो बी की अगर क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी हम किसका रिजल्ट देख रहे हैं, ए का रिजल्ट देख रहे हैं कि एज़ कंपैरिजन टू बी ए की प्रोडक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी स्टैटिस्टिक्स के लिए लिमिटेशंस होती है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स को नहीं लेते। नेक्स्ट आता है बच्चे आपके पास दैट इज़ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि अब ये भी वही सेम चीज़ है कि इसमें हम एक इंडिविजुअल डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते। अब जैसे हमने एक एग्जांपल की थी कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्वेश्चन भी किया था ना कि वो उसको हम डाटा क्यों नहीं ले रहे हैं, बट वो इसीलिए क्योंकि उसमें हमें ना तो कोई रिज़ल्ट ना कोई कंक्लूजन कुछ नहीं मिल रहा। हमें सिर्फ इतना पता है कि 1000 स्टूडेंट हैं एक कॉलेज में। तो देखा जाए तो वो है तो एक डाटा ही है, बट हम उसको स्टैटिस्टिक्स में नहीं मानते। हम क्या करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की स्टडी हम ये मान के चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की जो स्टडी है वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो, मतलब हमारे पास डाटा जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम एक पर्टिकुलर यूनिट को स्टडी नहीं करते। अब वही अगर मैं एग्जांपल दूँ कि जैसे ए और बी है, कि ए में 1 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जैसे वही सिमिलर एग्जांपल अगर हम लेके चले कि ए कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं और बी कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है, तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक रिजल्ट शो कर रहा है, हमें एक कंक्लूजन दे रहा है कि एज़ कंपैरिजन टू ए, बी में जो स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग है, ठीक है, जो नंबर्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि इट मे बी अ स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स फैक्ट हो सकता है कि टीचर क्या है 50,000 पर मंथ अर्न कर रही है, बट हम स्टैटिस्टिक्स में इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं मानते, तो इसलिए हम इसको सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स का नहीं मानते, इंडिविजुअल को, ठीक है। तो जैसे बोल रहे कि ये सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और तभी पॉसिबल है अगर हम ये स्टडी करें कि इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम। मतलब अगर हम ये जजमेंट करें, इस बेसिस पर स्टैटिस्टिक्स करें कि हमने सभी कंट्री के टीचर्स की क्या है इनकम जज करनी है, ताकि हमें पता चले कि कौन से सेक्टर मतलब कितने रीजन्स में या फिर कितनी कंट्रीज़ में इनकम में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मतलब किस सेक्टर में जो टीचर्स को जो
मिलती है, सैलरी मिलती है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और किन रीजन्स में या फिर किन कंट्रीज़ में टीचर्स को जो सैलरी मिलती है उसमें डिफरेंस ज़्यादा, मतलब सपोज़ अगर किसी को 10,000 मिल रहा है तो किसी को 80 मिल रहा है या फिर 60 मिल रहा है, ठीक है। और किन रीजन्स में सबको जो है थोड़ी इक्वालिटी बेसिस पे मिल रहा है, लाइक 20,000, 30,000, 40,000। तो ये चीज़ें आपको स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलती हैं, ठीक है। देन आता है आपके पास होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अब ऑब्वियस है कि आपका जो डाटा होना चाहिए वो होमोजेनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्रीगेट फैक्टर जैसे हमने पहले भी किया था कि वो म्यूचुअली रिलेट होने चाहिए। जैसे हम कह रहे थे कि अगर हम किसी की हाइट के बारे में अगर हमें स्टैटिस्टिक्स करना तो हम सबकी हाइट के बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि एक की हाइट हमने पूछी, एक का वेट हमने पूछा और एक की एज हमने पूछी, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट होमोजेनिटी ऑफ डाटा, मतलब एक सिमिलर टाइप ऑफ डाटा ही आपको चाहिए, ठीक है। अब अगर वही आपने इंटेलिजेंस का चेक करना है तो आप सबसे क्या पूछोगे, उनके मार्क्स के रिलेटेड ही पूछोगे कि आपकी परसेंटेज कितनी आती है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितनी है, या हिंदी में कितनी है, या पंजाबी में कितनी आती है, या फिर साइंस में कितनी आती है। तो आप सबसे एक ही टाइप का डाटा पूछोगे। आप किसी से उनकी हॉबी या फिर उनकी स्किल्स के बारे अदर स्किल्स के बारे में नहीं पूछोगे, आप उनसे स्टडी रिलेटेड ही डाटा करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। ऑब्वियस है कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को हम क्लॉथ की प्रोडक्शन के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो अलग है और क्लॉथ का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्लॉथ जो है आपका मीटर में हम मेजर कर सकते हैं, बट फूड ग्रेड आपका टन्स में मेजर होता है, तो उन दोनों का कंपैरिजन नहीं पॉसिबल, ठीक है। देन आता है बच्चे आपका रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। देखो वही सेम पॉइंट फिर से आ गया कि हमने पॉइंट किया था रीजनेबल एक्यूरेसी, कि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो 100% श्योर नहीं होता। आपका जो रिज़ल्ट होता है रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज बेसिस पर हम उसको ट्रू मानते हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि ऑन द they express only the broad tendencies, unlike the law of natural science statistics observations are not error free। बट अगर हम नॉर्मली देखें, वही चीज़ है ना कि हम उसको रीजनेबल एक्यूरेसी मान रहे हैं, बट अगर हम नॉर्मल इसको देखें नेचुरल साइंस बेसिस पर, मतलब प्योर साइंस बेसिस पर अगर हम उनको देखें तो उसकी ऑब्जर्वेशन समटाइम्स गलत होती हैं, एरर होती हैं उनमें, ठीक है। वो एरर फ्री नहीं होती आपकी स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम समटाइम्स हमें एस्टिमेशन करना पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें समटाइम्स एस्टिमेशन लगाना पड़ जाता है। तो हो भी सकता है वो हमारा एस्टिमेशन सही भी हो और गलत भी हो सकता है। तो आप क्या है, सिर्फ ऑन एन एवरेज बेसिस पर ही उस पर क्या करते हो, ट्रस्ट करते हो। तो जैसे देखो फॉर इंस्टांस इट सेट दैट पर कैपिटल इनकम इन इज 50,000 पर एनम। तो अब देखो अगर 50,000 पर एनम ये एवरेज बेसिस पर आपका रिजल्ट निकला। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है, कि जब एक कंट्री की टोटल इनकम को, ठीक है, कि एक कंट्री में टोटल इनकम कितनी जनरेट होती है, ये भी आपको अभी करना है कि टोटल हम इनकम हम किसी कंट्री की कैसे निकालते हैं, तो ये आप अपने +2 में सीखना है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन को जब हम टोटल इनकम को जब डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, कि किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन क्या है, तो एवरेज बेसिस पर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज मतलब इंडिया में 50,000 पर एनम जो है इनकम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हर एक पर्सन को 50,000 पर एनम मिलता है, ठीक है। किसी को ज़्यादा भी मिलता है और किसी को कम भी मिलता है, तो ये सिर्फ एक एवरेज बेसिस है आपका, ठीक है। जैसे सपोज कर लो किसी को 80,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, और किसी को 20,000 सैलरी मिल रही है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। अब देखो अगर 1 लाख को, ये सपोज हमारी टोटल इनकम है, 1 लाख को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि हमने 2 पर्सन ही लिए ना, सपोज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो 2 पर्सन के साथ अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50,000। आंसर तो आपका एवरेज आया है ये, ठीक है। बट आप अब ये थोड़ी मानोगे कि दोनों की जो इनकम है वो 50,000 पर एनम है, एक की 80 है और एक की 20 है। देखो डिफरेंस कितना है दोनों में। तो ये समटाइम्स आपको क्या है, रियल रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करता, बट ऑन एवरेज बेसिस हम इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है। देन आता है बच्चे आपका विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो अब देखो कि अगर हमें स्टैटिस्टिक्स करना है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो ये
ये चीज़ ज़रूरी है कि हम उनकी कंडीशंस देखें या सर्कमस्टांसेस देखें जिसके बेसिस पर हम क्या है कोई भी कंक्लूजन करें। ये नहीं है कि सिर्फ नंबर बेसिस पर हमने स्टैटिस्टिक्स कर दिया और हमने रिज़ल्ट बना दिया। हमें अपनी माइंड एबिलिटी को प्रॉपर क्या है यूज़ करना है, ठीक है, मतलब प्रॉपर माइंड बेसिस पर चलना है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स का आपका साइंस भी और आर्ट भी है। तो आर्ट है वो एक ह्यूमन की कैपेबिलिटी बेस पर होता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स की जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो उसी बेसिस पर अपने जो रिज़ल्ट है ज़्यादा अच्छे शो करेगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसकी एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको उन्होंने कि देखो कि एक बिज़नेस है, क्लॉथ बिज़नेस है, उसका जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 3 ईयर से वो है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। उसके अदर साइड क्या है, पेपर बिज़नेस है जिसका जो प्रॉफिट है 3 ईयर्स का वो है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। अब देखो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो दोनों का एवरेज सेम आएगा। जैसे 6 लाख हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका भी 2 लाख आंसर आया आपका, और इसका भी कितना आया एवरेज आंसर 2 लाख आया, ठीक है। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि दोनों बिजनेस क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज 2 लाख पर एनम कमा रहे हैं। बट इसका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत होगा अगर हम सिर्फ इसके ऊपर बेस करें। क्यों? क्योंकि ये आप ध्यान से देखो कि जो क्लॉथ का बिज़नेस है वो प्रोग्रेस की तरफ है, मतलब 1 लाख से उसने 2 लाख कमाया, 2 लाख से उसने 3 लाख कमाया। बट जो पेपर बिज़नेस है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब 3 लाख से 2 लाख फिर 1 लाख, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें बोल रहे हैं कि बट इट मे नॉट बी ट्रू, वी मे एक्चुअली फाइंड दैट वेयर एज क्लॉथ बिजनेस इज मेकिंग प्रोग्रेस और पेपर बिजनेस इज़ ऑन डिक्लाइन, ठीक है। तो हमें क्या है प्रॉपर जो भी स्टैटिस्टिकल कर रहा है प्रॉपर उसने अपने एक्सपर्टाइज नॉलेज से, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन निकालना है। हम सिर्फ नंबर बेसिस पर जो आपका आंसर आया है उसी पर प्रॉपर फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। देन आता है बच्चे आपका कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। वही सेम चीज़ आ गई कि जो स्टैटिस्टिक्स है हर कोई नहीं कर सकता, जो बिल्कुल इग्नोरेंट है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स कभी भी नहीं कर सकता। जैसे अब आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन को हम वो चीज़ दे देंगे तो वो क्या है उस चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है, मतलब आपको जो रिज़ल्ट है वो क्या है प्योरली गलत मिलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें बोले कि जो स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, को स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो। और अब जो है प्रॉपर फोकस, पहले इसको जस्ट एक पार्ट माना जाता था इकोनॉमिक्स का, बट अब क्या है ये अलग से एक अलग कंसेप्ट लेके चलता है जो स्टैटिस्टिक्स प्रॉपरली इसके रिलेटेड जो है आपका इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर प्रॉपर जो है नॉलेज दी जाती है स्टैटिस्टिक्स की। मतलब आप डिग्रीज भी कर सकते हो, लाइक बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो अब मतलब इसको अदर एक लेवल दिया गया है स्टैटिस्टिक्स को। तो जिनको भी स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट होता है वो क्या है उसी लाइन को बेसिकली चूज़ करते हैं और जहाँ पर उनको प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होती है, ठीक है। अब वही जैसे देखो यहाँ पे वो शो कर रहा है कि इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट डाटा इन द हैंड ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन इज़ लाइक अ मेडिसिन इन द हैंड ऑफ अ क्वैक हु मे अब्यूज इट लीडिंग टू डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज। अब वही कह रहे हैं कि अनक्वालिफाइड पर्सन को क्या है कि हम क्या है एक मेडिसिन जैसे दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो वो क्या है उसके लिए एक डिज़ास्ट्रस भी हो सकती है, क्लियर। तो क्योंकि देखो अगर मेडिसिन है उसको ओवरडोज लोगे तो वो आपके लिए डिज़ास्ट्रस है। अगर उसको आप प्रॉपरली उसके बारे में जानते हो, ठीक है, कि हमने कैसे उसको लेना है या कैसे कंज्यूम करना है तो वो आपके लिए सही है, अदरवाइज़ वो क्या है आपके लिए डिज़ास्ट्रस बन सकती है, ठीक है। देन क्या आता है बच्चे आपका प्रॉन टू यूज़ की प्रॉन टू मिस यूज़ की समटाइम्स क्या आपका स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज़ भी हो सकता है। और वो मिस यूज़ कैसे है कि statistics may be used to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. It is usually said that statistics are like clay by which you can make a god or a devil as you please. अब देखो वो क्या सेम चीज़ कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो क्ले होता है जिससे आप गॉड भी बना सकते हो और डेविल भी बना सकते हो, ठीक है। अगर तो आप
इग्नोरेंट हो उन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप क्या है एक डेविल ही क्रिएट करोगे, मतलब आपका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल फॉल्स होगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर कोई भी इग्नोरेंट पर्सन होगा तो अगर आपको पता है कि मेरा रिज़ल्ट गलत निकला है, तब भी आप उस क्या करोगे, एक प्री ड्रॉन कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे उससे, ठीक है, कि आप तब भी ये जूम करोगे कि नहीं मेरा जो रिज़ल्ट है वो सही है और मैं इससे ही कंक्लूजन निकालूंगा। तो एक इग्नोरेंट पर्सन कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकता। उसमें क्या है, आपको या तो वो गॉड बना सकता है या फिर डेविल बना सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। देन बच्चे आता है आपका फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो